हाय गाइस, आज मैं स्क्विड गेम सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्विड गेम सीज़न 1 वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ रही है और ये सीरीज़ सबको बहुत पसंद आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 दिसंबर को स्क्विड गेम का सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है एंड वी ऑल नो कि स्क्विड गेम सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 भी सुपर डुपर हिट जाने वाला है। और जब स्क्विड गेम सीरीज़ का सीज़न 2 रिलीज़ होगा तो मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाते हुए, जहाँ पर हम कुछ बच्चों को स्क्विड गेम खेलते हुए देखते हैं। स्क्विड गेम साउथ कोरिया में खेला जाने वाला एक गेम था। इस खेल में दो ग्रुप होते हैं, ऑफेंस और डिफेंस ग्रुप। डिफेंस ग्रुप वाले लाइन के अंदर होते हैं और ऑफेंस वाले लाइन के बाहर। इस गेम की स्टार्टिंग होने पर डिफेंस वाले लाइन के अंदर दोनों पैरों से भाग सकते हैं, लेकिन ऑफेंस वाले लाइन से बाहर एक पैर से जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस वाले डिफेंस को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो उन्हें दोनों पैरों पर चलने की आज़ादी मिल जाती है। आखिरी मुकाबले के लिए ऑफेंस वालों को स्क्विड के अंदर बने एक सर्कल में पहुंचना होता है और ऑफेंस वालों को जीतने के लिए स्क्विड के हेड पर बने सर्कल को पैर से छूना पड़ता है। लेकिन अगर डिफेंस वाले ऑफेंस वालों को स्क्विड लाइन से बाहर गिरा दे तो वो हार जाएंगे, लेकिन अगर ऑफेंस वाले सर्कल के अंदर आए तो वो जीत जाएंगे। और इसी ब्लैक एंड व्हाइट सीन के साथ सीरीज की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम ग्योन नाम के आदमी और उसकी माँ को देखते हैं। ग्योन की माँ ग्योन को कुछ पैसे देती है क्योंकि उसकी पोती यानी ग्योन की बेटी का बर्थडे था। तभी ग्योन कहता है कि इसमें तो वो अपनी बेटी को सिर्फ खाना ही खिला पाएगा, गिफ्ट के लिए उसे थोड़े और पैसे चाहिए। जिस पर ग्योन की माँ उसे थोड़े और पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्योन अपनी मोम के क्रेडिट कार्ड को चुरा लेता है और सीधा एटीएम जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मोम का पिन डालता है तो वो पिन गलत बताता है। ग्योन बार बार कोशिश करता है लेकिन पिन इनकरेक्ट बताता है। तभी उसके पास में खड़े उसका दोस्त उससे कहता है कि उसके पास लास्ट चांस है, अगर उसने इस बार गलत पिन डाला तो उसकी माँ का क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। तभी ग्योन बहुत सोचता है और अपनी बेटी का बर्थ डेट डालता है और इस बार पिन करेक्ट हो जाता है और ग्योन अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकाल कर जुआ खेलने जाता है। ग्योन 9 नंबर वाले घोड़े पर पैसा लगाता है लेकिन वो हार जाता है, जिसके बाद वो फिर से खेलता है और इस बार वो 6 नंबर वाले घोड़े पर पैसा लगाता है और इस बार वो जीत जाता है और वो 45,16,000 वॉन जीत जाता है। और खुशी के मारे ग्योन काउंटर वाली लड़की को 10,000 वॉन देता है और बाहर निकल के ग्योन अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे आज बहुत बढ़िया खाना खिलाएगा और वो उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। इसी बीच वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जिनसे ग्योन ने कर्जा लिया था। ग्योन उनसे बचकर भागता है, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकराता है, जिसके बाद वो फिर से उठकर भागने लगता है, लेकिन वो लोग ग्योन को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। तभी ग्योन उससे कहता है कि उसके पास 4 मिलियन वॉन है, बाकी बचे पैसे वो बाद में उसे अगले महीने दे देगा। ये कहकर ग्योन अपनी पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकालता है, लेकिन तभी वो देखता है कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस वक्त वो उस लड़की से टकराया था उसी वक्त उस लड़की ने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। पैसे न मिलने पर वो लोग ग्योन को टॉर्चर करने लगते हैं। ग्योन उनसे कहता है कि वो उनके पैसे चुका देगा, जिस पर वो लोग उसे 1 महीने का टाइम देते हैं और एग्रीमेंट पर उसके खून से उसे थंब लगवाते हैं कि अगर उसने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं चुकाए तो उसकी एक किडनी और आंख बेच देंगे। ग्योन उस एग्रीमेंट पर थंब लगा देता है। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगते हैं तभी ग्योन उनसे 10,000 वॉन और उधार मांगता है। उसके बाद ग्यून फिर से उस अकाउंटेंट के पास जाता है और अपने 10,000 वॉन वापस मांगता है। पैसे लेकर वो सीधा गेम पार्लर में जाता है। ग्यून के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दे सके, इसलिए वो गेम खेलकर कोशिश करता है कि कोई एक टॉय उसे मिल जाए ताकि वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उसे एक भी खिलौना नहीं मिलता है और इसी चक्कर में उसे काफी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का ग्यून की मदद करता है। ग्यून उस लड़के की हेल्प से एक बॉक्स उठाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। ग्यून के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बेटी को स्ट्रीट में खाना खिलाने लेकर जाता है, लेकिन उसकी बेटी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ग्योन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और उसकी बेटी की कस्टडी उसकी वाइफ के पास थी और उसकी वाइफ ने अब दूसरी शादी कर ली थी। इसी बीच ग्योन अपनी बेटी से माफी मांगता है उसे अच्छा खाना ना खिलाने के लिए, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, वो वैसे भी अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ स्टेक हाउस गई थी। ये सुनकर ग्योन उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सका। तभी उसकी बेटी कहती है कि उसे ये खाना ज्यादा बेटर लगा, जिसे सुनकर ग्योन खुश हो जाता है। उसके बाद ग्योन अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, जिसमें गन लाइटर निकलता है और ये देखकर ग्योन को भी बुरा लगता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि वो अपनी बेटी को अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे पाया। तभी वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो अगले साल उसे बहुत ही अच्छा गिफ्ट देगा। ये सुनकर उसकी बेटी उदास हो जाती है और उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। उसके बाद ग्यून अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर उसकी माँ के घर लेकर आता है। तभी उसकी एक्स वाइफ उस पर चिल्लाने लगती है कि उसे आने में देर क्यों हो गई, जिस पर ग्यून कहता है कि उन्हें आने में सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुआ है। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद ग्यून अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन निकल चुकी थी, जिसके बाद थक हार के ग्यून बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक सेल्समैन आता है और वो ग्यून से कहता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा मौका देना चाहता है, लेकिन तभी ग्यून उससे कहता है कि वो उससे परेशान ना करे। लेकिन तभी वो सेल्समैन ग्यून से एक गेम खेलने को कहता है और अपने ब्रीफकेस खोलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उन पैसों को देखकर ग्यून चौंक जाता है। तभी वो सेल्समैन ग्यून से कहता है कि उसने दागची गेम तो खेला होगा, जिसमें रेड और ब्लू कलर के छोटे पॉकेट कार्ड होते हैं। इस गेम के रूल बहुत सिंपल होते हैं। गेम में कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड को मारकर उसे पलटना होता है।
सेल्समैन ग्यून से उसके साथ वो गेम खेलने को कहता है और हर बार जीतने पर वो उसे 1 लाख वॉन देगा और अगर वो हारा तो उसे 1 लाख वॉन देने होंगे। इतने सारे पैसे देकर ग्यून हैरान था और अगर वो ये गेम खेलता है तो जीतने पर उसे 1 लाख वॉन मिलेंगे। इसलिए ग्यून वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। ग्यून गेम स्टार्ट करता है लेकिन वो रेड कार्ड को फ्लिप नहीं कर पाता है। उसके बाद सेल्समैन की बारी आती है और सेल्समैन कार्ड को फ्लिप कर देता है और ग्यून गेम हार जाता है। तभी सेल्समैन ग्यून से 1 लाख वॉन मांगता है जिस पर ग्यून को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे क्योंकि उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। तभी सेल्समैन ग्यून के थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो 1 लाख वॉन की जगह वो एक थप्पड़ खा सकता है। उसके बाद वो फिर से गेम स्टार्ट करता है और कई बार ट्राई करने के बाद भी वो नहीं जीत पाता है और थप्पड़ पे थप्पड़ खाता रहता है। लेकिन तभी ग्यून जोर से कार्ड पर मारता है और इस बार कार्ड फ्लिप हो जाता है और तभी सेल्समैन जीतने पर उसे 1 लाख वॉन देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेम खेलकर ग्यून ने काफी पैसे जीत लिए थे। तभी सेल्समैन ग्यून से कहता है कि वो इसी तरह और भी गेम खेलकर खूब सारे पैसे कमा सकता है, जिस पर ग्यून सेल्समैन की बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि क्या ये कोई नया स्कीम है, अगर है भी तो उसने गलत आदमी को चूज किया है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। लेकिन तभी सेल्समैन ग्यून को उसके नाम से पुकारता है जबकि ग्यून ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। सेल्समैन ग्यून की पूरी डिटेल बताता है कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसने कहाँ पढ़ाई की थी। 10 साल पहले उसने कंपनी से रिजाइन कर लिया था जिसके बाद उसने एक चिकन रेस्टोरेंट और स्नैक बार खोला और वो दोनों ही बंद हो गए और अब वो एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। और 3 साल पहले उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया है और उसकी एक 10 साल की बेटी भी है और उस पर लोन सार का 160 मिलियन वॉन का कर्जा है और बैंक पर 255 मिलियन वॉन का। ये सब सुनकर ग्यून चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो है कौन और वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। लेकिन सेल्समैन उसे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और तभी वो ग्यून को एक कार्ड देता है और कहता है कि उनके पास ज़्यादा सीट नहीं बची है और कार्ड देकर वो सेल्समैन चला जाता है। ग्यून पूरी तरह से कंफ्यूज था लेकिन इतने सारे पैसे देकर वो खुश था। घर जाते वक्त रास्ते में ग्यून मछली खरीदता है और उस शॉप के ओनर से बातें करने लगता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस औरत का बेटा सांग वो ग्यून का बचपन का दोस्त है और अभी वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गया हुआ है। उसके बाद ग्यून अपने घर जाता है और कुछ पैसे अपनी माँ को देता है। इतने सारे पैसे देकर उसकी माँ कहती है कि वो ये पैसे कहाँ से लाया है, क्या उसने फिर से जुआ खेला है और उसके चेहरे पर ये निशान कैसा है। जिस पर ग्यून कहता है कि उसने कोई जुआ नहीं खेला है और ना ही उसने चोरी की है, ये पैसे उसने अपने हाथों का, चेहरे का, बॉडी का यूज़ करके कमाया है। उसके बाद ग्यून की माँ उससे पूछती है कि क्या उसकी बेटी ने उसे कुछ बताया, जिस पर ग्यून कहता है कि किस बारे में। तभी ग्यून की माँ बताती है कि उसकी बेटी अपने मॉम और स्टेप डैड के साथ नेक्स्ट ईयर यूएस पे शिफ्ट हो रहे हैं। और तभी ग्यून को रियलाइज़ होता है कि जब उसने उसकी बेटी से कहा था कि वो उसके लिए अगले साल एक अच्छा सा गिफ्ट लाएगा तो इस बात पर वो उदास क्यों हो गई थी। ग्यून की माँ बताती है कि उसकी बेटी का स्टेप डैड को यूएस में एक नई जॉब मिली है, इसलिए वो सब यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर ग्यून उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि उसे उसकी बेटी को वापस लाना होगा। उसकी माँ बताती है कि उसने एक वकील से बात करी है और वकील ने बताया है कि अगर फादर ये प्रूफ कर दे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बच्ची की कस्टडी वापस मिल सकती है। उसके बाद रात को ग्यून फ़ोन में अपनी बेटी के फ़ोटोज़ देखता है, जिसके बाद वो फ़ोन को साइड में रखकर सोने जाता है लेकिन ग्यून को नींद नहीं आती है। तभी ग्यून को वो कार्ड याद आता है जो सेल्समैन ने उसे दिया था। ग्यून उस नंबर पर कॉल करता है जिस पर एक आदमी कॉल उठाता है और कहता है कि अगर वो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे अपना नाम और बर्थ डेट बताए। उसके बाद ग्यून को लेने गाड़ी आती है। ग्यून उस गाड़ी में बैठता है जिसमें और भी लोग बैठे हुए थे लेकिन वो बेहोश थे। तभी गाड़ी के अंदर एक गैस छोड़ी जाती है जिससे ग्यून बेहोश हो जाता है। उसके बाद एक म्यूजिक बजता है जिससे ग्यून की आंख खुलती है और अपने आसपास वो कई लोगों को देखता है। ग्यून देखता है कि उसके कपड़े भी चेंज है और उसने ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोगों ने ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था और उनको भी यहाँ बेहोश करके लाया गया था। वहाँ पर टोटल 456 प्लेयर्स थे और उन लोगों को पिंक जंपसूट पहने लोग कैमरे के जरिए मॉनिटर में देख रहे होते हैं। उसी वक्त हम वहाँ पर ब्लैक सूट और मास्क पहने एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रंटमैन होता है। दूसरी तरफ ग्यून को वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे ब्रेन ट्यूमर था। वहाँ पर हर एक प्लेयर्स के कपड़ों पर एक एक नंबर लिखा हुआ था और उस बूढ़े अंकल का नंबर 1 था और ग्यून का 456 सबसे लास्ट नंबर था। उसी वक्त वहाँ पर एक डोक्सो नाम का आदमी एक सिबिक नाम की लड़की को मार रहा होता है और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि वो लड़की नॉर्थ कोरिया से है। तभी ग्यून उस लड़की को पहचान लेता है कि वो वही लड़की थी जिससे वो टकराया था और उसने उसके पैसे चुरा लिए थे। ग्यून उससे अपने पैसे वापस मांगता है लेकिन तभी वहाँ पर पिंक जंपसूट पहने कुछ लोग आते हैं और उन सभी लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि वो लोग 6 दिन में 6 अलग अलग गेम पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी 6 के 6 गेम जीतेगा उसे बहुत सारे कैश प्राइज मिलेगा। तभी वहाँ पर खड़े कुछ लोग कहते हैं कि वो उन पर यकीन कैसे करें। वो लोग उन्हें बेहोश करके इस मिस्ट्री जगह पर लेकर आए और उनसे उनका सामान भी ले लिया और उनका कहना है कि वो लोग कुछ गेम खेलकर खूब सारे पैसे जीत सकते हैं। जिस पर वो पिंक सूट पहने वाले आदमी कहते हैं कि उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें ये करना पड़ा लेकिन गेम खत्म होने के बाद वो उन्हें उनका सामान लौटा देंगे। उसी बीच एक लेडी उनसे पूछती है कि उन्होंने मास्क क्यों पहन रखा है।
जिस पर वो कहते हैं कि वो अपने स्टाफ के फेस और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लेयर को नहीं दिखाते हैं ताकि गेम फेयर और प्राइवेसी से खेला जाए। तभी एक आदमी कहता है कि उन्होंने उन सबको लालच देकर किडनैप करके यहाँ लाकर बंद कर दिया और अपनी पहचान छुपाने के लिए वो लोग बहाने कर रहे हैं और ये जो कुछ है वो इलीगल है, तो वो सब उन पर यकीन कैसे करें। और वो आदमी कोई और नहीं, ग्यून का बचपन का दोस्त सांगू था। तभी वो उनकी प्रीवियस वीडियो प्ले करते हैं और वो लोग भी दागची खेलते हैं और 1 लाख वोन जीतते हैं और उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था और वो सब कर्जे में डूबे हुए थे। वो लोग कहते हैं कि यहाँ आने से पहले उन्होंने गेम खेला था और वादे के मुताबिक गेम जीतने पर उन्होंने उन्हें पैसे दिए, जिस वजह से उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया और वो यहाँ खुद अपनी मर्जी से आए हैं। तभी एक लड़का पूछता है कि वो किस तरह के गेम खेलेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि वो पहले गेम की इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते ताकि गेम ईमानदारी से खेला जाए। उसी बात कीहून पूछता है कि उन्हें प्राइज मनी कितनी मिलेगी, जिस पर वो आदमी बड़ा सा पिगी बैंक नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि हर गेम के बाद उनकी इनाम की रकम इसी पिगी बैंक में डाल दी जाएगी और पहला गेम खत्म होने के बाद सबको अमाउंट के बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद वो सब एग्रीमेंट में साइन करते हैं जिसमें 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल, प्लेयर्स को गेम रोकने की इजाज़त नहीं है। सेकेंड रूल, प्लेयर खेलने से मना कर दे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड रूल, अगर मेजोरिटी सहमत हो तो गेम खेलना समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद पहला गेम खेलने के लिए उन सबको ले जाया जाता है और जाने से पहले उन सबका फोटोज लिया जाता है। उसके बाद वो सब गेम खेलने के लिए बाहर आते हैं एक बड़े से प्लेग्राउंड में। तभी गिहुन सांगू को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी माँ ने तो कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गया है, क्या उस पर भी कर्जा है, जिस पर सांगू कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो सब वहाँ पर एक बड़ी सी डोल देखते हैं। पहले गेम का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। तभी उन्हें गेम बताया जाता है कि जब वो डोल पीछे मुड़ेगी तो उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जब वो डोल वापस मुड़ेगी तो उन्हें रुकना है और अगर उस डोल ने उन्हें हिलता हुआ देख लिया तो वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और ये गेम कंप्लीट करने के लिए उन्हें 5 मिनट का वक्त मिलेगा। तभी वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि ये गेम तो वो बचपन में खेला करते थे। तभी वहाँ पर 2 लड़के शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे पहले फिनिश लाइन को पार करेगा। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और वो डोल पीछे मुड़ती है और जिस लड़के ने शर्त लगाई थी वो तेजी से भागता है। तभी वो डोल पीछे मुड़ती है और उसे हिलता हुआ देख लेती है और वो एलिमिनेट हो जाता है। तभी कुछ आवाज़ आती है और वो लड़का नीचे गिर जाता है और उन सबको समझ नहीं आता है कि आवाज़ किसकी थी। तभी फिर से वो डोल पीछे मुड़ती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़का उस नीचे पड़े लड़के को देखता है जो मर चुका था और ये देखकर वो हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो हिल जाता है और तभी वो डोल उसे हिलता हुआ देख लेती है, जिसके बाद उसे गोली मार देती है। ये सब देखकर वो सब चौंक जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि एलिमिनेट का मतलब मरना था। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और गेट के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन सबको हिलता हुआ देख डोल उन्हें देख लेती है, जिसके बाद उन सबको शूट कर दिया जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और ये सब वो फ्रंटमैन बड़े मजे से म्यूजिक सुनता हुआ देख रहा होता है। दूसरी तरफ प्लेयर्स को फिर से स्पीकर में गेम बताया जाता है कि अगर वो हिले तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से गेम कंटिन्यू होता है और डर के मारे कोई अपनी जगह से नहीं हिलता है, लेकिन तभी वो बूढ़े अंकल आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर सबको हौसला बढ़ता है और वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा करते करते वो सब फिनिश लाइन को पार करने की कोशिश करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसी बीच जो भी हिलता है तो उसे मार दिया जाता है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचाता और ऐसे करते हुए बहुत से लोग फिनिश लाइन को पार कर देते हैं। लेकिन डोल जैसी पीछे होने लगती है तभी ग्यून भागता हुआ गिरने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़का पीछे से पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और डोल के पीछे मुड़ते ही टाइम खत्म होने से पहले वो लोग फिनिश लाइन को पार कर लेते हैं और टाइम खत्म होने के बाद जो लोग लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हैं उन सबको शूट करके मार दिया जाता है। उसके बाद वो लोग उस प्ले ग्राउंड को कवर कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो सब एक टापू पर है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है पिंक जंपसूट पहने गार्ड्स को दिखाते हुए जो मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन में डालकर जला रहे होते हैं। तभी हम कॉफिन में से किसी का हाथ बाहर निकलते हुए देखते हैं, यानी वो शख्स जिंदा था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसका हाथ अंदर डालकर कील लगा देते हैं और उसे जिंदा आग में जला देते हैं और ये देखकर हमें समझ आता है कि जो शख्स एलिमिनेट हो जाता है उसे जला दिया जाता है, चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो काफ़ी डरे हुए होते हैं। उसी वक्त कीहून सांगू को और उस लड़के को जिसका नाम अली होता है उसे थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हो गए थे और अब सिर्फ 201 प्लेयर्स बचे थे। तभी गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और पहला गेम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कांग्रेस करते हैं और उन्हें पहले गेम का रिजल्ट बताते हैं। 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हो गए थे और अब सिर्फ 201 प्लेयर बचे थे। उसी बीच हान वीनियो नाम की लेडी आगे आती है और कहती है कि वो अपना सारा कर्जा चुका देगी, वो प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दे। उसे देखकर कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो कर्जा चुकाने के लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे, वो बस उन्हें यहाँ से जाने दे। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग उन्हें बच्चों का गेम खिलाकर मार रहे हैं। तभी वो सब कहते हैं कि उन्हें प्राइज मनी नहीं चाहिए, उन्हें बस घर जाना है। तभी वो गार्ड्स कहते हैं कि रूल नंबर 1 के मुताबिक कोई भी प्लेयर्स को गेम छोड़ने की इजाज़त नहीं है
और सेकंड रूल के मुताबिक जो प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसी में सांगवू कहता है कि एग्रीमेंट के तीसरे रूल के मुताबिक अगर प्लेयर्स की मेजोरिटी चाहे तो ये गेम क्विट हो सकता है, जिस पर गार्ड्स कहते हैं कि वो एकदम सही कह रहा है। अगर प्लेयर्स चाहे तो वोट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें गेम कंटिन्यू करना है या फिर यहाँ से जाना है। वोट करने से पहले वो लोग उन्हें पहले गेम की प्राइज मनी दिखाते हैं। तभी पिग्गी बैंक के अंदर खूब सारा पैसा गिरने लगता है और इतने सारे पैसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि पहली गेम के दौरान 255 प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं और हर प्लेयर को 100 मिलियन वोन मिलते हैं। इसलिए सभी एलिमिनेट प्लेयर्स की प्राइज मनी मिलाकर इस पिग्गी बैंक में 25.5 मिलियन प्राइज मनी होती है। और अगर वो आगे नहीं खेलना चाहते हैं तो उनके जीते हुए पैसे मरे हुए प्लेयर्स के परिवार को दे दिए जाएंगे और हर एक मरे हुए प्लेयर्स के परिवार को 100 मिलियन वोन दिया जाएगा और उन सबको खाली हाथ अपने घर लौटना होगा। तभी वो पूछते हैं कि अगर वो 6 के 6 गेम को जीत जाते हैं तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि एलिमिनेट प्लेयर्स को मिलाकर 456 प्लेयर्स थे, इसलिए प्राइज की मनी टोटल 45.6 बिलियन वोन है। इतने सारे पैसे सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं और अपना फैसला लेने से पहले दोबारा सोचते हैं। उसके बाद वो लोग वोटिंग स्टार्ट करते हैं। उनके बीच में एक व्हाइट लाइन खींच दी थी ताकि वो लोग वोट देकर दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाए। पिंक गार्ड्स बताते हैं कि उनके सामने 2 बटन है। अगर वो गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ओ वाला हरा बटन दबाए और अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं तो एक्स वाला लाल बटन दबाए और वोटिंग लास्ट नंबर से शुरू होगी। लास्ट नंबर 456 ग्योन का होता है। ग्योन वोट डालने जाता है और बहुत सोचने के बाद वो लाल बटन को प्रेस करता है। उसके बाद एक एक करके वो सब वोट डालने आते हैं। प्राइज मनी देखने के बाद हान मिनियो भी वहां से जाने का मन बदल लेती है और गेम कंटिन्यू करने के लिए ग्रीन बटन प्रेस करती है। उसके बाद एक एक करके वोट डालने के बाद दोनों तरफ 100 वोट हो जाते हैं और अब सिर्फ एक ही प्लेयर्स बचा था जो वो बूढ़े अंकल थे और उनके वोट पर ही सब कुछ टिका हुआ था कि गेम कंटिन्यू होगा या नहीं। वो बूढ़े अंकल बहुत सोचते हैं, जिसके बाद वो लाल बटन को दबाते हैं और गेम्स के रूल के अकॉर्डिंग मेजोरिटी प्लेयर्स इस गेम को क्विट करके जाना चाहती है और वो लोग इस गेम को टर्मिनेट कर देते हैं। इस फैसले से आधे प्लेयर्स खुश नहीं थे और वो इस गेम को आगे कंटिन्यू करने को कहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था। रूल के मुताबिक उन सबको यहाँ से जाना होगा। उसके बाद सभी प्लेयर्स की आंखों पर और हाथ पर रस्सी बांधकर उनके घर के पास छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद हम गीहुन और सीबियो को देखते हैं जो एक दूसरे का हाथ खोलने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ हम सांगवू और अली को देखते हैं। अली सांगवू से कॉल करने के लिए उसका फोन मांगता है। अली के पास पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए सांगवू उसे नूडल्स खिलाता है और घर जाने के लिए बस का किराया देता है, जिसके लिए अली उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद अगले दिन गीहुन पुलिस स्टेशन जाता है, उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तभी गीहुन उन्हें वही कार्ड देता है और उस पर कॉल करने को कहता है। उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम जुनहो होता है। तभी पुलिस ऑफिसर कार्ड पे लिखे हुए नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल कोई लड़की उठाती है। पुलिस वाले उससे गेम के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लेडी उसे उल्टा सीधा सुनाती है और कहती है कि उसे गेम खेलने का शौक है तो वो इंटरनेट कैफे में जाकर खेले। तभी पुलिस ऑफिसर ग्यून को पागल समझकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। ग्यून चिल्लाकर पुलिस से कहता है कि उन्होंने गलत नंबर डायल किया होगा और वो अपने फोन से दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस नंबर पर उसने कॉल किया है वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी जुनहो ऑफिसर से ग्यून के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि कोई पागल आदमी था। तभी जुनहो उस कार्ड को देखता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्यून अपने घर जाता है और अपनी मोम को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी मोम घर पर नहीं होती है। दूसरी तरफ हम सांगवू को देखते हैं जो अपनी मोम को चुपके से देख रहा होता है और तभी वहाँ पर ग्यून आता है। उसके बाद ग्यून सांगवू से पूछता है कि वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने तो अच्छी कॉलेज से डिग्री भी ली थी, तो उसके पास इतना कर्जा कैसे हो गया। सांगवू बताता है कि उसके ऊपर 6 मिलियन वोन का कर्जा है। उसी वक्त ग्यून को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद हम ग्यून को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल में ग्यून की माँ एडमिट होती है। तभी ग्यून को पता चलता है कि डायबिटीज़ की वजह से उसकी माँ के पैरों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्हें उसकी माँ की सर्जरी करनी होगी। थोड़ी देर के बाद ग्यून की मोम हॉस्पिटल से जाने लगती है। तभी ग्यून उसे रोकता है और कहता है कि उसे सर्जरी की ज़रूरत है। तभी उसकी माँ कहती है कि उनके पास सर्जरी करने के लिए पैसे नहीं हैं और ये कहकर उसकी मोम चली जाती है। तभी ग्यून चिल्लाकर अपनी मोम से कहता है कि वो पैसे लेकर आएगा। उसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर जुनहो को देखते हैं। जुनहो अपने भाई को कुछ दिनों से ढूंढ रहा था जो मिसिंग था। जुनहो को एक जगह पता चलती है जहाँ उसका भाई रेंट पर रह रहा था। उस जगह की ओनर बताती है कि वो 6 दिन से यहाँ रोज आती है, लेकिन उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया और उसने इस महीने का रेंट भी नहीं दिया। उसके बाद जुनहो अपने भाई के कमरों को चारों तरफ देखता है और तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। जुनहो उस बॉक्स को खोलता है तो वो उसमें वही सेम कार्ड देखता है जो उसने पुलिस स्टेशन में ग्योन के पास देखा था। अगले सीन में हम सीबियो को देखते हैं जो ऑर्फनेज आई थी अपने छोटे भाई से मिलने। एक्चुअली जब सीबियो अपने छोटे भाई और पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कोरिया से भाग रही थी, तब सीबियो और उसका भाई तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके पेरेंट्स पकड़े गए और बॉर्डर पर रिवर क्रॉस करते हुए उसके डैड को शूट कर दिया गया और उसकी मोम को वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। और साउथ कोरिया में उनका कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसे अपने भाई को ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा। सीबियो अपने भाई से प्रॉमिस करती है कि वो मोम को वापस ले आएगी और अगले साल वो सब साथ होंगे। उसके बाद सीन अली पर दिखाया जाता है जो एक वर्कर था और वो अपने बॉस के पास जाता है और उससे अपनी सैलरी मांगता है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है। तभी अली कहता है
कि 6 महीने हो गए हैं और उसने अभी तक मेरी सैलरी के पैसे नहीं दिए, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता है। तभी अली टेबल पर पैसे रखे हुए देखता है, जिसे उसका बॉस उठाकर जाने लगता है। अली अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पैसे दे दे, लेकिन उसका बॉस उसकी नहीं सुनता है, जिस वजह से अली को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और इसी बीच अली के बॉस का हाथ मशीन में चला जाता है और उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं और अली पैसे उठाकर भाग जाता है। उसके बाद हम फिर से सीबीओ को देखते हैं, जो एक आदमी के पास आती है। एक्चुअली सीबीओ ने उस आदमी को पैसे दिए थे ताकि वो उसकी माँ को नॉर्थ कोरिया से निकालकर साउथ कोरिया ला सके। वो आदमी कहता है कि जिस आदमी को उसने उसके पैसे दिए थे, उसकी मोम को लाने के लिए वो लोग उसके पैसे लेकर भाग गए, इसलिए उन्हें दोबारा से सब कुछ करना होगा और बॉर्डर पर सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है और उन्हें रिवर क्रॉस करा के लाने के लिए और पैसे लगेंगे। सीबीओ उससे पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसकी मोम को चाइना तक लाने के लिए 40 मिलियन वॉन लगेंगे और साउथ कोरिया लाने के लिए और पैसे लगेंगे। ये सुनकर सीबीओ उस आदमी पर चाय फेंकती है और नाइफ उसकी गर्दन पर रखती है और कहती है कि लास्ट टाइम उसने उस पर ट्रस्ट करके पैसे दिए थे, जो उसने अपनी जान पर खेल कर कमाए थे। जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो आदमी उसके पैसे लेकर भाग जाएंगे। तभी सीबीओ कहती है कि वो पैसा लेकर आएगी, लेकिन इस बार उसने उसे फिर से धोखा दिया तो वो उसका गला काट देगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को सांगवू फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा होता है। सांगवू की माँ उससे पूछती है कि वो वापस अमेरिका से घर कब आ रहा है, जिस पर सांगवू से झूठ बोलता है और कहता है कि अमेरिका में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे आने में टाइम लगेगा। तभी शॉप पर कस्टमर आते हैं और उसकी माँ कहती है कि वो थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करेगी। उसके बाद सांगवू की मोम की शॉप पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और सांगवू के बारे में पूछते हैं। सांगवू की माँ बताती है कि सांगवू बिजनेस के लिए अमेरिका में है, लेकिन बात क्या है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उनके पास सांगवू को अरेस्ट करने का वारंट है और उसके बेटे सांगवू ने इलीगल फाइनेंशियल क्राइम्स किए हैं। ये सब सुनकर सांगवू की माँ शॉक हो जाती है और कहती है कि उन्हें गलतफहमी हुई है, उसका बेटा कोई इलीगल काम नहीं कर सकता। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर उसकी बात सांगवू से हो तो वो उससे कहे कि वो खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा भागता रहा तो केस और बिगड़ेगा और उसे और कड़ी सजा मिलेगी। और ये कहकर ऑफिसर चले जाते हैं। सांगवू के बारे में सुनकर उसकी माँ शॉक होती है। दूसरी तरफ हम सांगवू को बाथटब में लेटा देखते हैं, जो ड्रिंक कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसी वक्त कोई डोर बेल बजाता है। सांगवू दरवाजे की तरफ जाता है और पूछता है कि कौन है। तभी वो दरवाजे के नीचे वही कार्ड डालता है और इस बार उस पर एड्रेस भी लिखा होता है कि वो लोग उन्हें किस तारीख को पिकअप करने आएंगे। उसके बाद हम अली को देखते हैं, जो छुप रहा होता है। अली जो पैसे लेकर भागा था, वो सारे पैसे वो अपनी वाइफ को देता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि वो ये पैसे कहाँ से लेकर आया, लेकिन अली उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि वो ये पैसे लेकर जितना जल्दी हो सके फ्लाइट की टिकट बुक करके बच्चे को लेकर पाकिस्तान वापस चले जाए। अली की वाइफ उसे पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं आ रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ काम है जिसे पूरा कर वो वापस पाकिस्तान आ जाएगा। उसकी वाइफ कहती है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा है, जिस पर अली कहता है कि वो अभी उससे कोई सवाल ना करे, वो जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से निकल जाए। उसके बाद क्यून अपनी माँ की सर्जरी के लिए अपने दोस्त के पास कुछ पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पैसे नहीं देता है और कहता है कि उसका पब ठीक से नहीं चल रहा है। उसके बाद ग्यून बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वो वहाँ पर वही बूढ़े अंकल से मिलता है। ग्यून उसे फिर से देखकर हैरान था और उसे पूछता है कि क्या वो इसी एरिया में रहते हैं, जिस पर अंकल कहते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त रहता है और इस वक्त उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो थोड़े समय के लिए अपने दोस्त के साथ रह रहा है। उसके बाद वो दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी बूढ़े अंकल कहते हैं कि उसने वापस उस जगह पर जाने का डिसाइड किया है और वैसे भी उसकी जिंदगी बची कितनी है और वो इस तरह से बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता और क्या पता वो इस बार जीत जाए। ग्यून कहता है कि वो जगह खतरनाक है। तभी वो अंकल कहते हैं कि वापस आकर उसे रियलाइज हुआ कि वो गार्ड जो कह रहे थे वो सही था, बाहर की जिंदगी भी नर्क से बदतर है। ये सब सुनकर ग्यून भी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम उसी गुंडे आदमी दोक्सू को देखते हैं, जो सीबीओ को मार रहा था। दोक्सू कई बड़े डोनों से मिला हुआ था और वो अपने बॉस को चूना लगाकर भाग गया था और साथ ही अपने चेलों से पैसे भी हड़पता था। दोक्सू अपने चेले से उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर वो गया था और उसे वो कार्ड भी दिखाता है जो दोबारा से उन लोगों ने उसे भेजा था। दोक्सू कहता है कि शायद वो लोग फिर से गेम स्टार्ट कर रहे हैं। तभी दोक्सू अपने चेले से कहता है कि वो कुछ लड़कों को इकट्ठा करे और गन्स भी, ताकि जब वो मार्क्स वाले उसे लेने आए तो वो उन पर अटैक कर दे और उनसे सारा पैसा निकलवा ले। उसी दौरान वहाँ पर गाड़ी से कुछ लोग आते हैं। तभी दोक्सू को पता चलता है कि उसके चेले ने उसे धोखे से यहाँ बुलाया था ताकि वो उनके बॉस से उसे पकड़वा सके। उसके चेले ने उसे धोखा दिया था और ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने चेले को नाइफ से स्टेप करके मार देता है और उन लोगों से बचने के लिए ब्रिज से पानी में कूद जाता है। अगले सीन में हम गिहुन को देखते हैं, जो अपनी एक्स वाइफ के घर आता है और उसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए 2 मिलियन वॉन मांगता है, जिस पर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड आ जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि ग्योन उनकी बेटी से मिलने आया था। तभी उसी वक्त ग्योन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड नीचे आता है और ग्योन को पैसे देता है। ग्योन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो जल्द ही उसका पैसा लौटा देगा, जिस पर उसके एक्स वाइफ का हस्बैंड कहता है कि उसे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, वो बदले में बस इतना करे कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। ये सुनकर ग्योन उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और उसके ऊपर पैसे फेंककर कहता है कि सब चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और ये सब करते हुए उसकी बेटी उसे देख लेती है। उसके बाद ग्योन वापस अपने घर जाता है। तभी उसे वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जुनहू मिलता है। जुन उससे पूछता है कि उसने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट की थी, जिस पर ग्योन झूठ बोलता है और कहता है कि उसने वो कहानी बनाई थी, वो उस वक्त नशे में था।
तभी जुनहो कहता है कि उसका भाई कई दिनों से मिसिंग है और उसके पास भी सेम वही कार्ड था जो उसके पास है, जिस पर ग्यून फिर से झूठ बोलता है कि उसे वो कार्ड रास्ते पर पड़ा मिला था। तभी जुनहो उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प करे, जिस पर ग्यून कहता है कि अभी उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो किसी की मदद करे, और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। तभी दरवाजे पर ग्यून को फिर से वही कार्ड मिलता है। उसके बाद हम सबको देखते हैं जिन्होंने वापस जाने का मन बना लिया था। वो सब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आके वो उन्हें पिक करने वाले थे। उसके बाद मिडनाइट होती है और वो पिंक गार्ड वहाँ पर आते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, और तभी वो लोग उन्हें फिर से बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद गाड़ी जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिस गाड़ी में ग्यून था उस गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था, और वो कोई और नहीं वही पुलिस ऑफिसर जुनहो होता है। और तभी हम देखते हैं कि कार में सीबीओ ने अपना फेस कवर कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश नहीं होती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 जहाँ से खत्म हुआ था, एपिसोड 3 वहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर हम जुनहो को देखते हैं जो गाड़ी का पीछा करते करते एक पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक सीट पहले से रेडी थी। तभी जुनहो चुपके से एक गाड़ी के नीचे आकर छुप जाता है और वो सारी गाड़ियाँ एक एक करके सीट पर चढ़ती है। उसके बाद जुनहो गाड़ी के अंदर आकर बैठता है और बेहोशी की एक्टिंग करता है। तभी स्क्वायर मास्क पहना आदमी सर्कल वाले मास्क पहने आदमी से प्लेयर्स की चेकिंग करने को कहता है, जिसके बाद वो लोग प्लेयर्स की जांच शुरू करते हैं। उसी वक्त सर्कल मास्क पहने आदमी सारे प्लेयर्स के कान के पीछे मशीन लगाकर उन्हें चेक कर रहे होते हैं। एक्चुअली जब पहले वो आए थे तो उन्होंने उनके कानों के पीछे एक छोटी सी चिप लगाई थी, जिससे वो उन्हें स्कैन करते हैं। तभी जुनहो उस पर अटैक करके उसे मार देता है और अपने कपड़े उसे पहनाकर उसके कपड़े खुद पहन लेता है। जुनहो उसकी पॉकेट में अपना पुलिस आइडेंटिटी कार्ड भी डाल देता है और उसे पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। तभी स्क्वायर मास्क पहना आदमी कहता है कि क्या वो रूल भूल गया है कि जब तक सीनियर ना कहे उसे बोलने की इजाज़त नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि यहाँ पर 3 ग्रुप बटे हुए थे, स्क्वायर मार्क्स वाले, ट्रायंगल मार्क्स वाले और सर्कल मार्क्स वाले। जो सर्कल वाले मार्क्स पहनने वाले थे वो वर्कर की तरह थे, वो काम वगैरह करते थे, जैसे प्लेयर्स को खाना देना, मरे हुए को कॉफिन में डालकर जला देना और ऐसे छोटे मोटे काम वो सर्कल मार्क्स पहनने वाले आदमी करते थे। उनके ऊपर थे ट्रायंगल मार्क्स वाले जिनके पास गन्स भी थी और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। और सर्कल और ट्रायंगल मार्क्स वालों के ऊपर थे स्क्वायर मार्क्स वाले जो उनके लीडर थे, और जो वो कहते थे बाकी सब स्टाफ को सुनना पड़ता था। उसके बाद हम सीन में आते हैं जहाँ पर सर्कल मार्क्स वाले सभी प्लेयर्स के कपड़े चेंज कर रहे थे और उन्हें वही ग्रीन ट्रैक सूट पहना रहे थे। सीबीओ के पास एक नाइफ था और जब वो लोग सीबीओ के कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो सीबीओ अपना नाइफ उनकी पॉकेट में डाल देती है और कपड़े चेंज होने के बाद वो उनकी पॉकेट से अपना नाइफ निकालकर छुपा लेती है। उसके बाद उन्हें होश आता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 187 लोग वापस आए थे। गिहुन देखता है कि वहाँ पर अली और सांगू भी वापस आ गए हैं। तभी गिहुन उनसे कहता है कि क्यों ना वो लोग एक टीम बना ले ताकि वो मिलकर गेम अच्छे से खेल सके, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला गेम क्या होगा, इसलिए अगर वो टीम होंगी तो अच्छे से खेल पाएंगी। तभी वो बूढ़ा अंकल भी उनकी टीम में आने को कहता है, जिस पर गिहुन खुशी खुशी मान जाता है। उसके बाद हम उस गुंडे दोक्सू को देखते हैं जो सीबियो को उसकी टीम में आकर शामिल होने को कहता है, लेकिन सीबियो जानती थी कि वो कैसा आदमी है और जरूरत पड़ने पर वो उसे धोखा दे देगा, इसलिए वो उसकी टीम में जाने से मना कर देती है। उसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि पहले सीबियो दोक्सू के साथ काम करती थी और उसी ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी। तभी वहाँ पर हान मिन्यो आती है और दोक्सू से कहती है कि वो उसे उसकी टीम में ले ले, वो उसके बहुत चीज़ों में काम आ सकती है, जिस पर वो थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके बाद वो उसे अपनी टीम में ले लेता है। उसके बाद सारे प्लेयर्स को खाना दिया जाता है और वो सब बैठकर खाना खाते हैं और सोचते हैं कि अगला गेम क्या होने वाला है। दूसरी तरफ सर्कल मार्क्स वालों की शिफ्ट खत्म हो जाती है और उन्हें कमरे में भेज दिया जाता है। जुनहो भी 29 वाले कमरे में चला जाता है और वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, हमेशा कमरे के बाहर अपना मास्क पहने रखना। रूल नंबर 2, बिना परमिशन के किसी से बात मत करना। और रूल नंबर 3, बिना परमिशन के कमरे से बाहर मत निकलना। उसी वक्त जुनहो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी देखता है। उसके बाद उनके लिए खाना लाया जाता है और जुनहो सीसीटीवी कैमरा के दूसरी तरफ मुंह खोल के खाना खाता है। उसके बाद सब प्लेयर्स सो जाते हैं और हान मिन्यो गार्ड से कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन ट्रायंगल मार्क्स वाले उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और दरवाजा नहीं खोलते हैं, जिस पर वो उस पर और भड़कती है। तभी वहाँ पर एक स्क्वायर मार्क्स वाला आदमी आता है और कहता है कि दिए हुए टाइम के मुताबिक वो बाहर नहीं जा सकते, जिस पर हान मिन्यो कहती है कि ठीक है, वो दरवाजा ना खोले, वो यहीं पर टॉयलेट कर देगी। और ये सुनकर स्क्वायर मार्क्स वाला दरवाजा खोल देता है और उसी वक्त सीबियो भी वॉशरूम जाने को कहती है। तभी हम हान मिन्यो को वॉशरूम में सिगरेट पीते हुए देखते हैं, जिसे वो छुपा कर लेकर आई थी। तभी सीबियो नाइफ लेकर उसके पास आती है और कहती है कि वो चुपचाप सिगरेट पीती रहे और उन गार्ड का ध्यान भटकाती रहे। वो ऊपर जाकर चेक करके आती है और अगर उसे कुछ पता चला तो वो उसे भी बता देगी। उसके बाद सीबियो एयर वेंट में जाती है और थोड़ी दूर आने के बाद उसे कुछ स्मेल आती है। सीबियो चेक करती है तो वो एक जाली से उन्हें कुछ बड़े से बर्तन पर पिघलाते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो वापस नीचे आ जाती है। दूसरी तरफ गार्ड देखता है कि वो दोनों अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली है, इसलिए वो गार्ड उन्हें देखने जाता है, लेकिन तब तक सीबियो नीचे आ चुकी थी। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसके पास एक स्क्वायर मार्क्स पहना आदमी आता है और कहता है कि 201 में से सिर्फ 187 आदमी वापस आए हैं, जिस पर वो कहता है कि जो लोग वापस नहीं आए हैं वो लोग उन पर नजर रखें। सोने का टाइम हो जाता है और जुनहो अपने फ़ोन में वहाँ की डिटेल लिख रहा होता है, जैसे कि वो टापू में है, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है और यहाँ सब मास्क पहनकर घूमते हैं।
उसी वक्त उसे उसके बाजू वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज़ आती है और जुनहो को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अचानक से क्यों खांस रहा है और वो सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और 10 मिनट में उनकी शिफ्ट चालू होने वाली थी। तभी जुनहो बाहर निकल के आता है और तभी उसके बाजू वाला आदमी जो रात में खांस रहा था उसे देखता है, लेकिन जुनहो को कुछ समझ नहीं आता है, जिसके बाद वो सब अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स नाश्ता करते हैं। तभी हान मिनियो सीबियोक से पूछती है कि उसने कल क्या देखा, जिस पर वो बताती है कि उसे पक्का तो नहीं पता, लेकिन वो लोग चीनी को बड़े बर्तन में पिघला रहे थे। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसके ब्लेड के अंदर एक चीट निकलती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगला गेम क्या है। और तभी हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को खेलने के लिए ले जाया जाता है। उसी में सांगवू सीबियो के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे बात करते हुए सुना था कि उसने कल रात कुछ देखा है, इसलिए वो उसे बताए कि उसने कल क्या देखा, ताकि वो गेस कर सके कि अगला गेम क्या है। तभी सीबियो उससे बताती है कि वो लोग चीनी मेल्ट कर रहे थे। उसके बाद वो सब प्लेयर्स ग्राउंड में आ जाते हैं और उस जगह को देखकर सांगवू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें बचपन में एक आदमी चीनी मेल्ट करके चिक्की बनाता था और उस पर सेब बनाकर बच्चों को देता था, जिसमें से बच्चे सेब निकालकर उसे खाते थे। उसी वक्त ग्यून सांगवू से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि अगला गेम क्या होने वाला है, जिस पर सांगवू उनसे झूठ बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि कौन सा गेम होने वाला है। तभी स्पीकर में अनाउंस होता है कि सारे प्लेयर्स को 4 शेप में से कोई एक शेप चुननी है, ज्योति, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। सांगवू को पता था कि कौन सा गेम होने वाला है, इसलिए वो सबसे आसान ट्रायंगल शेप चूज करता है। तभी ग्यून कहता है कि उन सबको एक ही शेप चूज करना चाहिए, जिस पर सांगवू कहता है कि उन्हें नहीं पता कि गेम क्या होने वाला है, इसलिए उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए और अलग अलग शेप चूज करना चाहिए। वो सब सांगवू की बातों में आ जाते हैं और अली सर्कल चूज करता है और वो बूढ़े अंकल स्टार चूज करते हैं और ग्यून अम्ब्रेला चूज करता है। सांगवू ग्यून को बताने की सोचता है, लेकिन उसके दिल में लालच था और वो ग्यून को कुछ नहीं बताता है। उसके बाद वो सारे प्लेयर्स अपने अपने शेप के सामने लाइन बनाते हैं और वो लोग प्लेयर्स को एक डब्बा देते हैं, जिसे वो खोल कर देखते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि ये गेम हनी कॉम गेम है, जिसमें बने सेब को उन्हें बाहर निकालना था और उसमें वही सेब बने होते हैं जो उन्होंने चूज करे थे। और उस डब्बे के अंदर एक सुई भी थी, जिससे प्लेयर्स को सेब को 10 मिनट के अंदर बिना तोड़े निकालना था और अगर उनसे वो टूट गया या फिर टाइम खत्म होने तक वो सेब को नहीं निकाल पाए तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब वो उन्हें मार देंगे। गियो ने अम्ब्रेला सेब चूज किया था, जो उसके लिए बहुत कठिन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और सारे प्लेयर सेब को सुई से निकालने में लग जाते हैं। गियोन का सेब बहुत कठिन था, जिसे देखकर वो परेशान होता है। उसी वक्त जुनहो भी वहाँ पर आ जाता है और तभी स्क्वायर ट्रेंगल मास्क पहने वाले आदमी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसका अभी काम मरे हुए को कॉफिन में डालकर लेकर जाना है, तो वो अभी से यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर जुनहो कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया था। उसकी हरकतों पर उसे शक होता है और वो उसे गेम खत्म होने के बाद बात करने को कहता है। उसके बाद सब अपने अपने तरीके से शेप निकालने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ जिनके शेप टूट रहे थे वो लोग उन्हें एलिमिनेट कर रहे थे, यानी वो उन्हें मार रहे थे। ये सब देखकर बाकी सब काफ़ी डर जाते हैं। तभी हम उस प्लेयर को देखते हैं जिसे इस गेम के बारे में पहले से ही पता था और इसलिए उसने सबसे ईजी सेव लिया था और वो सबसे पहले उस गेम को कंप्लीट कर देता है और बाकी सब एक एक करके अपना शेप निकाल के वहाँ से चले जाते हैं। सांग और अली भी अपना शेप निकालते हैं। उसी वक्त हम हान म्योन को देखते हैं जिसके पास लाइटर था और उसकी मदद से वो सुई को गर्म करके चीनी को पिघलाकर शेप को आसानी से बाहर निकालती है और जाते वक्त वो डोक्सू की तरफ लाइटर फेंकती है, जिसके बाद डोक्सू भी लाइटर की मदद से शेप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब टाइम बहुत ही कम बचा था और ग्यून का सेब निकलना बहुत कठिन था, जिस वजह से उसे पसीना भी आ रहे थे। तभी उसकी पसीना सेब पर गिरता है, जिससे वो देखता है कि वो चीनी मेल्ट हो रही है और तभी वो अपना दिमाग लगाता है और पीछे की तरफ से उसे चाटने लगता है ताकि वो चीनी मेल्ट होकर सेब आराम से निकल सके। उसे देखकर वहाँ पर सारे प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं और वो बूढ़े अंकल भी, जिसके बाद वो बूढ़े अंकल का शेप निकल जाता है और टाइम खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन उससे पहले ग्यून भी सेब निकालने में कामयाब हो जाता है और उन सभी जीते हुए प्लेयर्स को वहाँ से ले जाते हैं। तभी जो प्लेयर सेफ नहीं निकल पाए थे उन्हें वो सब शूट करने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी गन छीन लेता है और स्क्वायर मास्क वाले आदमी को पकड़ लेता है। तभी वो प्लेयर उसका मास्क उतारकर चेहरा दिखाने को कहता है, जिसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और तभी वो प्लेयर उसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो एक यंग लड़का था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है कि एक यंग लड़का ऐसा काम कर रहा है और तभी वो प्लेयर खुद ही अपने आप को शूट करके मार देता है। तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आता है और उसे भी शूट कर देता है, क्योंकि उनका एक रूल था, अगर उन्होंने अपना चेहरा किसी को भी दिखाया तो उसे मरना होगा। और उसके बाद फ्रंटमैन और बाकी सारे गन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जूनहो उस लड़के के पास जाता है और उसका स्क्वायर वाला मास्क उठा लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।